नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के कारण और उसकी असफलता के कारण भी हैं वो पढ़े थे। तो 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसे हम क्रांति न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति केवल एक जनमानस का विद्रोह क्षेत्र विशेष का नहीं कह सकते, अपितु ये भारत के तमाम वर्ग, चाहे राजा हो, जमींदार हो, किसान हो, आदिवासी हो, सैनिक हो, व्यापारी हो, प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया था और उन सब का एक ही मकसद था, अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाना। और इसीलिए ये क्रांतिकारी उस समय में अंग्रेजों की शासन की बजाय तो भारत में चले आ रहे परंपरागत मुगल राजवंश को ही श्रेष्ठ मानते थे और इसी कारण उन्होंने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता भी है वो चुना था। 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा तो 1857 की क्रांति की तारीख 31 मई 1857 ईस्वी को तय की गई थी, लेकिन क्रांति समय से पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई, जो एक साथ पूरे देश में क्रांति शुरू नहीं हो सकी थी। लेकिन जैसे जैसे इसका समाचार पहुंचा तो हर जगह विद्रोह है वो शुरू हो गया था और इसका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना। 1857 के क्रांति की एक विशेषता ये भी थी कि इसमें प्रचार किसी राजा सैनिक द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इसमें प्रचार करने वाले हिंदुओं के साधु संत और मुसलमानों के मौलवी फ़कीर थे, जो गांव-गांव, क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों को सचेत करते और क्रांति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हैं वो करते थे। 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति में प्रतीक चिन्ह के रूप में रोटी और कमल के फूल को चुना गया था। चपाती एक घर से दूसरे घर में बांटी जाती और इसी तरह से इस क्रांति के दौरान कमल का फूल और चपाती हैं जो क्रांतिकारियों के लिए एक प्रचार की सामग्री है वो उस समय मानी जाती थी। लेकिन फिर भी ये क्रांति असफल रही थी, क्योंकि एक तो इसमें हमारे पास उस समय में देश में सशक्त नेतृत्व नहीं था, अनुशासन नहीं था, क्रांति अलग अलग समय शुरू हो गई, अंग्रेज़ों के लिए परिस्थिति अनुकूल थी, हमारे पास सीमित संसाधन थे, हथियारों की कमी थी, जमींदार व्यापारियों में से कई ऐसे लोग भी थे, राजा भी ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के नज़दीक थे। तो ऐसे कारणों से भले ही ये क्रांति असफल रही हो, लेकिन इस 1857 की क्रांति का जो परिणाम है वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा था। ब्रिटिश सरकार अब यह भली भांति समझ गई थी कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो हमें अब भारतीयों को इस तरह दबाकर हम शासन नहीं कर सकते। अब हमें भारतीयों की बात मानते हुए, उन्हें सरकार में मौका देते हुए, उन्हें समानता का अधिकार देते हुए ही हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर शासन है वो नहीं कर सकते। ये बात उनके दिल में है वो कर गई थी। तो देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम। तो देखिए, यद्यपि 1857 की क्रांति है वो असफल रही थी, लेकिन इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए थे। क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और इन्हें अपनी प्रशासनिक, सैनिक और भारतीय नरेशों के प्रति नीति आदि में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अर्थात
1857 की क्रांति असफल रही थी, लेकिन इसके परिणाम है वो अभूतपूर्वक, व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए थे, क्योंकि क्रांति के कारण अंग्रेजों की आंखें खुल गई थी कि हम अब इस तरह से भारतीयों का शोषण करते हुए, भारतीयों को नस्ली भेदभाव करते हुए उन्हें केवल गुलाम बना करके शासन नहीं कर सकते। हमें भी अब भारतीयों को उनका हक अधिकार है वो देना पड़ेगा। और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में, सैनिक नीतियों में और भारतीय नरेशों के प्रति जो उनकी नीति थी उन सभी में उन्होंने परिवर्तन भी करने पड़े थे और उन्होंने अभूतपूर्व परिवर्तन भी हैं वो किए थे। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम में पहला परिणाम हम देख सकते हैं कंपनी शासन का अंत। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1615 के अंदर सर टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी ने मुगल शासक जहांगीर से परामर्श लिया और उनसे व्यापार की अनुमति प्राप्त की। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का प्रचार भारत में बढ़ने लगा और कंपनी भारत में आगे बढ़ने लगी। फिर बंगाल क्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अपनी राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की। उन्होंने मैसूर, मराठा व भारत की जो देसी रियासतें थी उनको सहायक संधि नीति के माध्यम से या लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति के माध्यम से हड़पने की कोशिश की थी। तो ऐसी तमाम जो उनकी ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी, अब ऐसी नीतियों को रोकने की बात है वो सामने आई थी और कंपनी का शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत करते हुए भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन है वो मान लिया गया था। तो देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में वो दे दिया था। अर्थात 1857 की क्रांति का पहला प्रभाव तो ये देखने को मिला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करते हुए भारत के ऊपर है वो सीधा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है वो हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत में शासन संचालन हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था और जिसके सभापति को भारतीय राज्य सचिव कहा गया। गवर्नर जनरल का पद नाम है वो वायसराय कर दिया गया था। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और भारत के संचालन के हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था। और इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य थे? 15, और जिसमें सभापति को भारतीय राज्य का सचिव कहा गया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर उसको वायसराय कर दिया गया था। तो पहला तो ये परिणाम देखने को मिला था कि कंपनी का शासन है वो अंत हो गया और भारत में भारत सचिव का पद सृजित किया गया और इसके संचालन के लिए 15 सदस्यीय जो समिति है वो बनाई गई थी और गवर्नर जनरल का पद नाम है वो क्या कर दिया गया था? वायसराय। दूसरा है सेना का पुनर्गठन। तो देखिए क्रांति का आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, अतः सेना का पुनर्गठन है वो आवश्यक था। मतलब जो क्रांति 1857 की हुई थी इसका तत्कालीन कारण है वो ये माना जाता था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग और सैनिकों के द्वारा विद्रोह करना, और उसके बाद भारत के तमाम वर्ग ने इसमें सहयोग है वो दिया था। तो अब ब्रिटिश सरकार ने सेना में पुनर्गठन का कार्य है वो शुरू कर दिया। 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना आर्मी अमेंडमेंट स्कीम के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई और 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। तो देखिए 1861 में
पील कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। सेना और तोपखाने के मुख्य पद केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि समुदाय या क्षेत्र के भीतर सैनिक एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रहे। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ये समझ गई थी कि जो ये विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सैनिकों का। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1861 में जो पील कमीशन का गठन किया गया था सेना के पुनर्गठन हेतु, तो पील कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसके अनुसार सेना के अंदर ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या को है वो बढ़ा दिया गया और भारतीय सिपाहियों की संख्या है वो कम कर दी गई। इसके अलावा सेना और तोपखाने के मुख्य पद है वो केवल और केवल यूरोपियों के लिए थे। भारतीयों को मुख्य पदों से वो अलग कर दिया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि समुदाय क्षेत्र के सारे लोग एक साथ न हो। अगला परिवर्तन ये था कि भारतीय नरेशों के प्रति नीति में परिवर्तन। तो देखिए, 1858 को महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव, सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया और भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति है वो दे दी गई थी। अर्थात जो 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को, भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए तरह तरह की जो व्यापकगत नीति हैं या अन्य इस प्रकार की कई नीतियां लागू की थी, जिसके कारण से भारतीय शासकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति रोष उत्पन्न हुआ था। तो अब क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति है वो ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दी और राजाओं को पुनः उनके अधिकार, गौरव और सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया था और भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद देने की अनुमति भी है वो दी गई थी। आगे हैं फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा। अर्थात अंग्रेज समझ गए थे कि अगर भारत में सभी लोग एकजुट होकर रहे तो हमारा शासन है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने अब भारतीयों के आपस में फूट डालने का कार्य किया और फूट डालो राज करो की नीति को है वो बढ़ावा दिया। तो देखिए, 1857 की क्रांति में सांप्रदायिक सौहार्द से घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकुचित प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और फूट डालो और शासन करो उनकी नीति का प्रमुख आधार है वो बन गई। आर्थिक शोषण का आरंभ 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रादेशिक विस्तार की नीति को छोड़कर अपना ध्यान धन की ओर है वो अधिक लगाया और क्रांति को दबाने पर होने वाले समस्त वित्तीय भार भारतीयों पर डाल दिए और सार्वजनिक ऋण का ब्याज प्रभार और यहाँ अर्जित जो पूंजी है उस पूंजी का जो लाभ के रूप में भी धन है निष्कासन होकर इंग्लैंड जाना शुरू हो गया। तो जो भी खर्चा हुआ था वो खर्चा भारतीयों पर डाला और भारतीयों से बड़ी जबरदस्ती पूर्वक वो कर वसूल किया जा रहा था। फिर है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन। तो देखिए, हम इसके बाद ये भी देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के सामूहिक प्रयास से भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन को भी है वो गति मिली थी और क्रांति के जो नायक है जिनमें अपन देख सकते हैं कुंवर सिंह है, लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, बहादुर शाह जफर है, नाना साहब है, रंगाजी बाबू गुप्ते है आदि 1857 की क्रांति के अग्रदूतों के रूप में प्रेरक बने थे। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि इसका काफ़ी बड़ा है वो प्रभाव देखने को मिला था। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप कि 1857 की जो क्रांति थी इसका स्वरूप है वो किस तरह से था। तो देखिए, इतिहासकारों में क्रांति के स्वरूप पर भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। यूरोपीय विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह, मुसलमानों का षड्यंत्र अथवा सामंती वर्ग का विद्रोह बताया था। तो कुछ विद्वान इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध अथवा श्वेत और काले लोगों के मध्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष मानते थे, जबकि कुछ ने बर्बरता तथा सजगता के बीच का युद्ध बताया और सैनिक असंतोष से शुरू हुए इस संघर्ष को जन समर्थन से राष्ट्रीय विद्रोह
व स्वतंत्रता संग्राम का रूप प्राप्त हुआ था। वीर सावरकर ने भी अपनी पुस्तक में यही मत प्रकट किया है। अंग्रेजों के विरुद्ध ये प्रथम सामूहिक प्रहार था। इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जा सकता है। अर्थात इतिहासकार भले ही इसे कई क्रांति के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब इनके प्रमुख मतों में देखते हैं कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह मानने वाले विद्वान कौन कौन थे। तो देखिए, रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ नहीं। चार्ल्स राइकस के अनुसार ये विद्रोह वास्तव में एक सैनिक विद्रोह था, यद्यपि कहीं कहीं पर यह जन विद्रोह भी बन गया था। दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए। निसंदेह यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ तो हुआ था, लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया, इसलिए हम इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते। इस सत्यता को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगला है मुस्लिम प्रतिक्रिया। तो सर जेम्स आउड्रम व डब्ल्यू टेलर के अनुसार यह विद्रोह हिंदू शिकायतों की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र था और यह मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना का प्रयास था। मॉलिसन व कोपलैंड भी इसी मत का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदुओं के अधिक संख्या में भाग लेने से ये मत भी पूर्णतया सत्य नहीं है। अर्थात हम इस 1857 की क्रांति को केवल मुस्लिम विद्रोह भी नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं जन क्रांति। तो देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसान, जमींदार, सैनिक और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों ने इसमें भाग लिया। सर जे केई के अनुसार ये क्रांति श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष थी, लेकिन अंग्रेज सेना में अनेक भारतीय थे, अतः यह कहना भी सही नहीं है। जिस तीव्र गति से यह विद्रोह फैला, उससे ये बात प्रकट होती है कि विद्रोह को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ और बहुत से स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों को पूर्ण सहयोग है वो दिया था। W.H. रसेल ने लिखा है कि भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मैत्रीपूर्ण नजर से नहीं देखता था, और कैनिंग ने लिखा कि अवध में हमारी सत्ता के विरुद्ध किया गया विद्रोह बहुत व्यापक था। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने इसे जन विद्रोह बताया। मॉलिसन ने इस विद्रोह को अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास है वो बताया था। अब हम केवल इसको इसी आधार पर भी नहीं मान सकते, केवल सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, केवल मुस्लिम विद्रोह भी नहीं कह सकते, और हम इसे इस तरह का कोई विद्रोह आदि है वो नहीं मान सकते थे। अब देखिए, जन क्रांति के रूप में हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो आंदोलन है वो जन क्रांति था। अब है किसान विद्रोह। तो देखिए, कुछ विद्वानों ने विद्रोह में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए किसान विद्रोह कह दिया, लेकिन हम इसे केवल किसान विद्रोह भी है वो नहीं कह सकते हैं। अब कई विद्वान इसे मानते हैं राष्ट्रीय विद्रोह। तो देखिए, बेंजामिन डिजरेली जो इंग्लैंड के प्रमुख नेता थे, इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का, अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक दी ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीयता था। वीर सावरकर ने भी इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, लेकिन पश्चिमी इतिहासकार राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप की 20वीं सदी की राष्ट्रीयता से लेते हुए इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं। डॉक्टर सत्याराय ने अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद में लिखा था कि हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए, और राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी वर्गों के लोगों ने बिना मतभेद को के आपसी वैमनस्य भुलाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास किया था, जो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मत हम जो मान सकते हैं वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हम 1857 की क्रांति को केवल विद्रोह कहकर इसका अपमान नहीं कर सकते, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का यह पहला सामूहिक और राष्ट्रव्यापी संघर्ष था। डॉक्टर S.N. सेन ने लिखा है कि जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुआ था और उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया था। इसमें संदेह नहीं है
कि भारतीय अंग्रेज सरकार को समाप्त करना चाहते थे। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात भारत का स्वातंत्र्य समर में इसे स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने भी अपना ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि यह विद्रोह का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय महत्व था। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीयता स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था। गौरव की प्राप्ति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा है कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और ये विद्रोह सैनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा था, अपितु ये जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर ताराचंद है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद है, एस.बी. चौधरी है, इसने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम है वो माना था। और 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत में अंग्रेज विरोधी भावनाएं थी और जनसाधारण और सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, और यही लक्ष्य सामूहिक संघर्ष की प्रेरणा बना। अतः इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना ही उचित रहेगा। अर्थात 1857 की क्रांति केवल एक क्रांति नहीं है, अपितु ये भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही आपका ये अध्याय है वो 5 समाप्त हुआ। आगे हम अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।